चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद शेख साहब, उनको इसका रत्ती बराबर भी अंदाजा है। लोगों ने बड़े बड़े पक्के मकानात और लाखों रुपए की अपनी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये नस्ला टावर जैसे उसमें अपार्टमेंट्स में तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, और पूरा प्रोजेक्ट अरबों रुपए का होगा। यतीम को फिर भी यतीम खाने वाले पूछ लेते हैं, कराची को आज कोई पूछने वाला। बिल्डर्स और अथॉरिटी वो इस वक्त एक ही तरफ है। जो लॉसेस अगर ये बिल्डिंग को कुछ होता है या इस टाइप की और बिल्डिंग को भी कुछ होता है तो बिल्डर भी कहाँ से वो फंड जनरेट करेगा अपने अथॉरिटियों को वापस देने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ, मैं हूं फातिमा अख्तर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची में कायम गैर कानूनी तजावुज़ात का सिलसिला जारी है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कराची शहर जो है वो मलबे का ढेर बनता जा रहा है। हुकूमती NOCs लेने के बाद, कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जो इमारतें कायम की गई, तामीर की गई, उसको भी मस्मार करने के अहकामात जारी हो गए हैं। KMC से लीज शुदा अलादीन पार्क या शॉपिंग मॉल हो या हो दीगर मकानात, और अगर नस्ला टावर की बात कर ली जाए तो उसको भी गिराने का हुक्म दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में कराची की आवाम, खुसूसन बिल्डर्स बहुत परेशान है। बिल्डर्स का अगला लाहेअमल क्या होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मुत्तहिदा बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार, जो कि कराची की सियासत को बहुत अच्छा जानते हैं, कराची के जो इदारे हैं उनको बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन किया है मशहूर मारूफ बिल्डर है, बिजनेसमैन है, साबिक चेयरमैन नबात हैं, हसन बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हसन बख्शी साहब। और मुझे ज्वाइन किया है साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन नबात है मोहम्मद अनवर दाऊद साहब। सर, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची में जो सिचुएशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद, क्या देख रहे हैं कराची आगे क्या फैसला होगा आगे जाकर कराची की आवाम का? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद शेख साहब ने अपनी दानिश में और उनके सामने कराची के बिगाड़ के जो पहलू उनके सामने आए ना, उन्होंने अपनी दानिश में उसके मुताबिक एक इंतहाई फैसला दिया, एक इंतहाई इक़दाम उठाया, जिसके नतीजे में जो अगर उनके इस फैसले और इक़दाम पर अमल दरामद हो जाए तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेगा। मेरे ख्याल में, मुझे यकीन है कि शायद उनको इसका रत्ती बराबर भी अंदाज़ा नहीं। उन्होंने अपनी दानिश में जो उनको बेहतर लगा, जो कानूनी पहलू होंगे, जो उन्हें कवायद और ज़वाबित में लगा, और यहाँ तक कि जो सरकारी कानूनी अथॉरिटी है उन्होंने भी कोई चीज़ ऐसी की है जो उनकी दानिश में ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसे भी अपनी दानिश में कहा कि ये गलत हुआ। यानी कानूनी गैर कानूनी से ज़्यादा उनकी नज़र में सही या गलत क्या, जो मैं समझा उनके इस फैसले के पीछे उनका जहन। इसलिए मैं जब गया था यहाँ नस्ला टावर्स या उससे पहले गुजर नाले के अतराफ में जो इंक्रोचमेंट मुतासरीन के पास और पाक कॉलोनी के नालों पर या औरंगी टाउन के नालों पर, तो मैंने यही कहा कि हम नीयत पर उनकी शक नहीं कर रहे, उनकी जुडिशियल एक्टिविज्म को भी हम चैलेंज नहीं कर रहे, सराहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा जुडिशली एक्टिव चाहिए, इस तरह के अदालत उज़्मा के जो सरबराह हैं या चीफ जस्टिस चाहिए। लेकिन जो मामले के अगर सारे पहलुओं को अगर आप सामने नहीं रखेंगे और सिर्फ आप बैक जुम्बिश कलम किसी चीज़ को और इतनी सारी तामीरात को नाजायज़ ही समझ के, जिसमें कई जायज़ पहलू हैं, आप तोड़ने का हुक्म दे देंगे तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। तो हमने इसी तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि क्या ये जो एक कानूनी दस्तावेज़ होती है जिसके आइन में भी जिसको एक्सेप्ट किया गुंजाइश है, कानून में भी है, जो लीज का डॉक्यूमेंट है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अप्रूवल, कानूनी इदारों की अप्रूवल के बाद ही बिल्डर्स काम करता है। मास्टर प्लान की से वेरीफाई हो गया, और जो लैंड जो लेसर अथॉरिटी जिसने लीज दी, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग, मैं नस्ला टावर को केस बना बिल्कुल, लेकिन मैं इसके साथ वो सारे प्लॉट जिन्हें कहा जाता है कि गैर कानूनी लोगों ने अलॉट कर दी, लेकिन उससे सरकारी महकमों ने, कच्ची आबादी अथॉरिटी हो, KMC हो, KDA हो, उन सब ने कच्ची आबादी डिक्लेयर करके लीज भी किया है, और उसमें सिर्फ वो स्क्वाटर यानी जो कच्ची आबादियों के मकानों का तस्वुर है कि बड़े छोटे और खस्ताहाल मकान होते, नहीं जी,
लोगों ने बड़े बड़े पक्के मकानात और लाखों रुपए की अपनी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये नस्ला टावर जैसे उसमें अपार्टमेंट्स में तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। और पूरा प्रोजेक्ट अरबों रुपए का होगा। तो मतलब ये है कि आज अगर एक बहुत जुडिशियल एक्टिविज्म में यकीन रखने वाले चीफ जस्टिस ये काम कर रहे हैं और अगले 2 चीफ जस्टिस साहिबान उनके जैसे ना हुए, तो फिर ऐसा ही बिगाड़ पैदा होगा। बिल्कुल बिगाड़ पैदा होगा। रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे। बिल्कुल हसन बख्शी या तो साहब, मैं आखिरी बात, एक कमीशन बना के रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें। असल मसला क्या है, कसीरुल इदारियाती निज़ाम है, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल निज़ाम। एक इदारों पर भी हम बात करेंगे, एक अथॉरिटी, एक एमसी, उसके नीचे सारे सिस्टम, और फिर चीफ जस्टिस जब सारे काम कर रहे हैं, दूसरे इदारों ने जो गलत किया उसको अपनी दानिश में ठीक करें। तो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि फिर जो असल मसला है वो सूबे और बल्दियात के दरमियान इख्तियारात का 140 की मेरी पिटीशन 6 सालों से पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले अगर वो चला दें तो चीफ जस्टिस साहब को खुद मदद मिल जाएगी कि वो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर हसन बख्शी साहब, इदारों की जानिब पे मैं आऊंगी। हसन बख्शी साहब, फारूक सत्तार की गुफ्तगू सुनिए, एक इंसानी अलमिया पैदा हो रहा है, फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम सब एहतराम करते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं, पर कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं कि लोग अब सवाल उठाना शुरू हो गए हैं, और मैं समझता हूँ उनका सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है। नस्ला टावर में सारे केस में बात ये हुई कि उसमें 70 गज़ या 300 गज़ ज़मीन एक्स्ट्रा थी, जो कि नस्ला टावर के बिल्डर और वहाँ के मकीन कहते हैं कि नहीं, हमें अलॉट की गई, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से नक्शे पास हुए और बिल्डिंग बनी। मेरा कहना है कि जब आप 70 गज़ के एक्स्ट्रा लैंड को उनके जो हिसाब से हैं बिल्डिंग डिमोलिशन करने का ऑर्डर देते हैं, यहाँ 16 हज़ार एकड़ ज़मीन कब्ज़ा हुई, गैर कानूनी तौर पे हुई, और उसको रेगुलराइज कर दिया गया 460 अरब रुपए लेके, जिसकी 8 साल की किस्तें बांधी गई। तो जी नहीं, आज वो 50,000 एकड़ पे है, 16,000 गज तो वहाँ पर रेगुलराइज हुई, तो उसका कौन जवाब देगा? ट्विन टावर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी आलीशान बुलंद बाला इमारत है, वो उसमें प्रॉब्लम हुआ, उसको रेगुलराइज किया गया, और उसमें जो रेगुलराइज करने गया तो जजमेंट में ही लिखा, चूँकि इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, तो इसलिए हम इसको रेगुलराइज करते हैं। बनी गाला बिग एग्जाम्पल, उसको रेगुलराइज किया। तो अब हमें कराची वालों को ऐसा फीलर आ रहा है कि सिंध में और सिंध क्या कराची में एक जगह कानून अलग है जहां 16,000 एकड़ को रेगुलराइज किया जाता है, और जहां 70 गज एकड़ नहीं 70 गज को पे डिमोलिशन का ऑर्डर हो जाता है। तो बिल्कुल कराची वाले बजाने भाई पूछने के लिए कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हम तो ये समझे थे कि कराची में कुछ आसानियां होंगी, कराची में कुछ जिस तरह पूरे लाहौर में रेगुलराइजेशन हो रहा है, 6,000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात हैं या सोसाइटीज़ हैं, उनको रेगुलाइज किया जा रहा है। हाँ, पूरे पंजाब भर में। कि सिंध गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है और किस चीज़ का इंतजार कर रही है? देखिए ना, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लाना, इनकी 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में। ये जो ऑर्डिनेंस या कानून पास करवाना चाहते हैं घंटों और मिनटों में करवा लेते हैं। तो मेरा तो एक बहुत बड़ा सवाल सिंध गवर्नमेंट से है कि वो कहाँ पर हैं जब कराची वाले सड़क पे आके मजबूरी इस शहर में कियोस आ जाएगा, यानी लोग दस्ते गिरबान हो जाएंगे, तब हमारे लोगों को होश आएगा कि ये हम कहाँ कर रहे हैं। सारे पाकिस्तान में जो एक सहूलत दी गई है। पाकिस्तानी अनवर दाऊद साहब, आप एक बिल्डर है, मशहूर मारूफ बिल्डर है, आप काम करते वहाँ हैं। अब जबकि सारी बिल्डिंग के एनओसी लेने के बावजूद बिल्डर्स को कह दिया जाए कि रातों रात कि ये तोड़ दिया जाए, 2 दिन में तोड़ दिया जाए, 1 दिन में तोड़ दिया जाए, तो बिल्डर कहाँ खड़ा है? देखिए, ये बिल्डर कहाँ खड़ा है वो बाद में मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले आपको ये केस समझना पड़ेगा जो नस्ला टावर का है या रिगार्डिंग अलादीन पार्क के या गुजर नाला है। ये केस है, पिटीशन है नेमतुल्लाह खान की के 815। इस पिटीशन के अंदर जो ओरिजिनल पिटीशन थी वो पार्क और एमिनिटी प्लॉट के ऊपर जो तामीरात बन गई, जो चाइना कटिंग हो गई, उसके ऊपर ये पिटीशन फाइल हुई थी। इसके बाद इस केस के अंदर कुछ और एनजीओज और कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी एप्लीकेशनें फाइल करना शुरू की। अब वो भरते भरते इस पिटीशन का वेट इतना बढ़ गया है, 200, 250, 500 पिटीशन एप्लीकेशन इसके अंदर लग चुकी है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कराची आती है, क्योंकि कराची में ही मैटर टेकअप होता है,
जब भी आती है 2 महीने 3 महीने में तो 815 लाजमी कंपलसरी, जब गुलजार साहब की बेंच आती है तो ये लगता है। तो जब 3 दिन के लिए आती है, अब 3 दिन के लिए आती है तो एक दिन में 100-200 नंबर्स होते हैं इस 815 के। जी। तो आप ये समझिए कि उसमें आपको टाइम कितना मिला, इसे गुजर नाले को डिसाइड करने के लिए कितना वक्त आपने सर्व किया उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, या आपने नस्ला टावर के लिए कितना टाइम सर्व किया। तो अराउंड 5 मिनट 10 मिनट्स। अब तो नहीं, जज्बात में नहीं मैं बताऊं, देखिए अब मैं एज अ पर्सन गुलजार साहब को मैं यूँ कहूँगा कि बहुत बेहतरीन लॉयर रहे और बहुत बेहतरीन जज रहे। लेकिन होता क्या है कि उस शॉर्ट टाइम के अंदर जो चीज़ इदारे या कोई एनजीओज या कोई पिटिशनर आपको पेश करता है, आप उस तरफ चले आते, आप उसी पेपर को रीड करते, अदर साइड आप वो आपसे रह आता है। तो आपने 5-10 मिनट के अंदर इतने बड़े डिसीजन होने नहीं चाहिए, भरपूर टाइम देके इस टाइप के फैसले होने चाहिए और आप सबकी सुने। बिल्कुल। एक्चुअल चीज़ ये है कि आपके पास जो नस्ला टावर का हम केस अगर बयान करें तो सिंधी मुस्लिम उसका लेसर है। बिल्कुल। तो सिंधी मुस्लिम को बुला के आपको सुनना चाहिए कि उन्होंने ये एक्स्ट्रा लैंड क्यों दी। जिस सब्जेक्ट लैंड के ऊपर क्लेम है ना, जो गुलजार साहब ने फैसला दिया है सब्जेक्ट लैंड के ऊपर दिया है कि वो एक्स्ट्रा लैंड इलीगल दी गई, ठीक है ना। तो वो दिए लेसर ने। अब लेसर ने लैंड दी तो क्यों दी, उसमें बिल्डर का या अलॉटियों का क्या कसूर है? उनका तो कोई भी कसूर नहीं है। जहां तक मैं आपने मुझसे दूसरा सवाल किया ना ये कि बिल्डर्स का क्या होगा, मैं कहता हूं कि बिल्डर्स और अथॉरिटी वो इस वक्त एक ही तरफ है। जो लॉसेस अगर ये बिल्डिंग को कुछ होता है या इस टाइप की और बिल्डिंग को भी कुछ होता है तो बिल्डर भी कहां से वो फंड जनरेट करेगा अपने अथॉरिटियों को वापस देने के लिए, और आया उसका कसूर है या नहीं है। सत्तार साहब बताइएगा कि इदारे तो एनओसीज दे रहे हैं, इदारे तो अपनी जान छुड़वा रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है, नुकसान आवाम और बिल्डर का हो रहा है, कारोबारी शख्सियात का हो रहा है, तो इदारे कहाँ पर मौजूद है? नस्ला टावर्स हो, अलादीन पार्क की दुकानें हों या गुजर नाले और दीगर नालों पे जो जिन्हें कहा जा रहा है कि वो एनक्रोचमेंट है, जिनमें से अक्सर जो है ना वो लीज्ड कच्ची आबादी जो कि इदारों की जानिब से दी गई है। हाँ। अच्छा, तो अब ना उन मुतासरीन को या बिल्डर को या जो इन्वेस्टर है उनको सुना गया तो कंडेम अनहर्ड भी कहलाता है ये वाली। इस तरह ये जुडिशियल सारी टर्मिनोलॉजी से कि किसी को भी बगैर सुने हुए उसके खिलाफ आप फैसला नहीं दे सकते जिससे वो मुतासर, तो कंडेम अनहर्ड हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि तासुर आ रहा है कि उजलत में और जल्दी में हो रहा है, तो इंसाफ के तकाजे शायद पूरे नहीं हो रहे और सारे मामले के पहलुओं पर गौर नहीं हो रहा, और इंसाफ उसी वक्त मुकम्मल, भरपूर और हक बजानिब होता है कि जब वो सारे पहलुओं का अहाता करे। ये भी नहीं हो रहा। फिर जो इदारे हैं वो तो उनको तो बुलाया ही नहीं गया, उनसे तो सवाल ही नहीं हुआ कि भाई आपने ये क्यों किया, किस लिए किया, जो अभी अनवर ने भी बताया, हसन ने भी बताया। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, और आज ये चीफ जस्टिस साहब अपनी दानिश में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अगले 2 चीफ जस्टिस अगर ये नहीं करेंगे और आवे का आवा बिगड़ा रहा और फिर गलत काम हुए, जैसे ये तो कहने कि ये गलत काम है ही नहीं, और अगर इसको कोई गलती है भी तो उसकी गुंजाइश निकलनी चाहिए रेगुलर, ताकि इतने बड़े नुकसान से बचा जाए ना, जैसा कि ये तरीका है ताकि नुकसान एक इंसानी अलमिया को रोका जाए ना। और इंसानी अलमिया क्या है, जो इन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे ना, बिल्कुल आ जाएंगे, हजारों लाखों लोग जब आएंगे बेघर होके दरबदर होके, तो फिर आप उनको कैसे कहाँ भेजेंगे? वो तो उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है ना, मुतबादिल दिया गया। जब रिहेबिलिटेशन नहीं है, दोबारा बसाया नहीं जा रहा, भाई जो उजड़े और फिर ना बसे, ये दिल व निराली बस्ती है। बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। तो किसी चीज के बसने की डायनेमिक्स, उसकी बिजनेस और इकोनॉमी, उसकी डायनेमिक्स, उन सारी बातों के ऊपर इदारे किस तरह काम कर रहे हैं 30 सालों से, 35 सालों से, और खासतौर से 13 सालों से जो सिंध हुकूमत है। ये सारी बातें अगर सामने नहीं रखी जाएंगी तो मुबादा मुझे लग रहा है कि फिर वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, हक अदा नहीं होगा, और ये जो शोर और होगा मचेगा उसमें जो नेक नियति भी है, जो अच्छे काम भी करें, मैं कहता हूँ कमीशन बनाए, सारी चीज़ों की तहकीकात करें और फिर उसमें गाइडलाइंस देकर जाएं आगे क्या। जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने
बदअमनी केस, कराची बदअमनी केस, कम से कम एक काम उन्होंने किया। उन्होंने भी उसमें क्या सही किया क्या गलत किया मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि कराची की तमाम एजेंसियों को किसी एक मजाज अथॉरिटी के नीचे होना चाहिए, उनका है। फिर मेरी 140A की पिटीशन है। अच्छा, फिर देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, है ना, और फिर जब दूर तक जाएगी तो फिर सवाल तो आएगा कि फिर ये जो कैंटोनमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सवाल जन्म ले रहे हैं इस सिचुएशन के बाद कराची में। हाँ, अच्छा, अब देखिए मुझे कल लोगों ने पूछा कि क्या फला जगह नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो क्या अब हमें सुप्रीम कोर्ट की एनओसी की भी जरूरत है? इसका मतलब ये कि सारे इदारे भी एनओसी दे रहे हैं, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की भी एनओसी लेनी होगी? ये लोगों ने मुझसे सवाल पूछा जो घर कहीं बुक कराने जा रहे हैं। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं सारी अथॉरिटीज को, उनके कवायद और जवाबित को, कानून, शहरी मामला सबको जानता हूँ। 140A की पिटीशन है, उससे काफी मसला हल होगा। फिर मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल को सॉल्व करें तो ये इतना अजर मिलेगा इसका चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको, अगर ये काम करके चले जाएं तो हमेशा तारीख में याद। बिल्कुल हसन बख्शी साहब, सुप्रीम कोर्ट की भी क्या एनओसी लेनी चाहिए क्या? फारूक सत्तार साहब जो कह रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं अभी इस पर मजबूर हो गए कि वो उनको सुप्रीम कोर्ट की भी एनओसी चाहिए। देखिए बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत का परसेप्शन कोर्टों की नज़र में बहुत ख़राब है, परफॉर्मेंस भी ख़राब है। इंस्टीट्यूशन सारे सिर्फ कोर्टों की नहीं, सबकी नज़र, इंस्टीट्यूशन सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं। पॉलिटिकल भर्तियां सालों साल से हो रही हैं, पॉलिटिकल हजरात उसको चला रहे हैं, पर्चियों पे, व्हाट्सएप पे, इस पे उस पे, सारी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब एज एन बिल्डर, एज एन डेवलपर, एज एन शहरी, मैं तो चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट एक विंडो क्रिएट कर दे और मैं वहाँ से जाके एनओसी ले लूँ और उसके बाद कोई मुझसे सवाल नहीं करे और मेरे या आइंदा के लिए कर दे, कोई मेरे गिरबान को हाथ नहीं लगाए 5 साल मेरे बेटे के कि भाई तुम्हारे बाप ने गलत बिल्डिंग बना दी थी। और हम जाएं कहाँ, हम तो जो भी रेलेवेंट इदारे हैं हम उनसे तमाम फरमाए, और ये रेलेवेंट इदारे गवर्नमेंट ने वो बनाए हुए हैं ना, हम उनसे जाके एनओसी ले रहे हैं। आज ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो भाई हमें बता दें, हम वहाँ चले जाएंगे। सही। आप बता दें कि नहीं इस ऑफिस से जाके ले लो, पर उसके बाद मेरे पे हाथ नहीं उठना चाहिए, उसके बाद मेरे कस्टमर पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। हो जाएगा और जो घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, वो भी मुतमईन हो जाएगा कि हमारी बिल्डिंग जो आशियाना सजाएंगे वो नहीं टूटेगी। देखिए आज तो कराची में कोई बिल्डर या डेवलपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद कौन तैयार हो? 2 अरब रुपए लगाए, बिल्डिंग बनाए, 4 अरब रुपए की 8 अरब में बेचें, और उसके बाद 10 साल बाद कोई जज आए और कहे कि ये गलत थी। भाई हम तो उन्हीं इदारों से ले सकते हैं ना एनओसी जो मौजूद है, या तो पहले से कोई सुप्रीम कोर्ट बता दे। आज एक लाइन ड्रॉ कर लें कि आज से पहले हो गया, चलो हम इसको यूं करते हैं, आज के बाद यू हैव टू गो थ्रू दिस, और अगर आप इस टनल से गुजर गए तो आप क्लियर हैं। जैसे आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं ना, एक टनल से, मेटल टनल से गुजरते हैं, आप क्लियर हो जाते हैं। फिल्टर लगाने की जरूरत है। ये मुकदमा न्यूज़ ने इस मुकदमे को हल कर दिया, इसका फैसला दे दिया आपने। बिल्कुल, देखें ये हम इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छी चीज निकली। आप समझते हैं कि एज अ बिल्डर ये चीज हो जानी चाहिए? देखिए ये तो हमारी बेसिक डिमांड है, आज से नहीं काफ़ी टाइम से ये डिमांड है कि कराची के मसाइल का हल क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। पहले तो समझना पड़ता है ना कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस टाइप की हो रही है और किस तरह के लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये बात कोई नहीं समझता। हम किसी टीवी पे बैठे या कहीं भी बैठे, एक लफ्ज हमें बार बार सुनने को मिलता है, बिल्डर माफिया। बिल्डर माफिया, ठीक है ना। तो कोई समझता ही नहीं है कि यहाँ पे होता क्या है कराची में, कुछ हद तक हैदराबाद में भी। यहाँ पे 3 तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। एक कंस्ट्रक्शन वो है जो कच्ची आबादी में हो रही होती है, 80 गज 100 गज के ऊपर 12-12 फ्लोर की बिल्डिंगें बन रही होती है। ये हो रहा है आपकी दिल्ली कॉलोनी, लियाकताबाद में गैर कानूनी की भरमार है। कच्ची आबादियों के अंदर नाज़माबाद खराब हो गया। हाँ, ये 80 गज 100 स्क्वायर यार्ड पे अगर बिल्डिंग बनती है 12 मंजिल की, उसमें कोई प्रोफेशनल भी हायर नहीं होता। वो कराची के आपकी कोर्ट का भी उसके अंदर किसी तरह का ख्याल नहीं, क्योंकि वो बिगर ठेकेदार से बिल्डिंग बनती है। ये बिल्डिंगों को आप ये समझ ले कि अगर खुदा ना खास्ता कराची में कोई डिजास्टर आया, अल्लाह ना करे, तो ये डायनामाइट है। बिल्कुल, ये समझ ले आप इस बिल्डिंग को। यहाँ पे रहने वाले भी तो पाकिस्तानी है ना, बाहर से तो आए नहीं रहने के लिए। दूसरा काम होता है कराची में होता है पोर्शन बनते हैं, जो बेंगलोर के नक्शों के ऊपर एक पोर्शंस बना दी जाते हैं, 2 फ्लोर या 4 फ्लोर। ये नाज़माबाद, पीसीएच सोसाइटी, बादराबाद,
याकदाबाद, ये गुलबर्ग, इसमें बेतहाशा है। ये एक ये कंस्ट्रक्शन। तीसरी कंस्ट्रक्शन होती है जो आबाद के मेंबर करते हैं, जो पूरा कानूनी तौर पर किया जाता है। मुख्तलिफ इदारों से एनओसी लेने के बाद सारे प्रोफेशनल हायर करके आर्किटेक्ट कोड के हिसाब से डिजाइन करवाते हुए बिल्डिंग रन होती है। इसमें टैक्सेस वगैरह, आप ये समझ लें कि आप पूरी जिस तरीके से कोई अगर टेक्सटाइल लगाएंगे, किसी प्लांट लगाएंगे, टेक्सटाइल लगाएंगे, तो शुगर इंडस्ट्री लगाएंगे, जितनी फॉर्मेलिटी उसने पूरी कर दी एक बिल्डिंग बनाने के लिए, उससे ज्यादा फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इसके बाद जाके वो बिल्कुल लीगल काम होता है। और आज हमारे साथ ये हो रहा है कि जो मैप अप्रूवल नहीं करवाते वो सब बचे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला। और जो अप्रूवल करवाते, सब चीजें करवाते, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये इलीगल है एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर। ये तो इंसाफ नहीं है ना। ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और आप जानता है कि बख्शी भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एनओसी लेनी चाहिए। हम हमेशा डिमांड करते हुए आ रहे हैं कि एक सुपीरियर इदारा हो जो जिसके अमरिल्ला के अंदर सब चीजें आए, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल है, कंट्रोलमेंट बोर्ड है, लियारी डेवलपमेंट है। एक शहर के अंदर 5-10 अथॉरिटी है। आप फलां लैंड पे तो फलां से अप्रूवल लेना है, फलां पे तो फलां से अप्रूवल लेना है। एक सुपीरियर बॉडी हो, वहां से आप अप्रूवल लो और वो जिम्मेदार हो। तो आप किसी को जिम्मेदार बनाएंगे तो वो काम होगा। बिल्कुल जिम्मेदारी की बहुत जरूरत है। और एक छतरी के नीचे या एक ऐसा सुपीरियर इदारा बनाया जाए जो कि तमाम तरह अप्रूवल दे। अच्छा, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं जब से ये सिचुएशन हुई है हर शो में करते आई हूँ कि इदारों पर कितनी जिम्मेदारी बनती है। इदारे खामोश हैं, इदारों की जानिब से कुछ नहीं कहा गया कि ये हमने एनओसी जारी की गई है। और उसके साथ ही सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है इदारों के साथ मिलकर, वो कहाँ है? मेरे ख्याल में कहा ना कि चीज़ें कंप्रोमाइज हो गई हैं और जो सियासी जो पॉलिटिक्स को यूज किया गया अपने जाती विरोही या किसी हद तक जमाती मफादात ही को सर्व करने के लिए, उसमें आवाम का मफाद तो पीछे रह गया ना। और ये जाहिर है कि मैंने उसमें किसी को नाम नहीं ले रहा। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं वो सभी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है ना। तो इसका मतलब है कि आप कुछ चीजें, ये जो पानी अगर इसमें आप डाल देंगे तो ये सारे कागज मिल जाएंगे। अब ये अलग अलग है तो पानी में इसको सुखाकर अलग अलग कर देंगे। ये सिंध हुकूमत के इख्तियारात हैं, ये बल्दिया के हैं, ये वफाक के हैं और ये शहरी इदारे हैं। ये केएमसी के नीचे या अम्ब्रेला में होंगे और इनका इतना कंट्रोल होगा। ये इनकी भी लैंड ओनिंग एजेंसी वफाक की, सूबे की भी है और इनकी भी है। तो कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, भानमती का खुंबा जोड़ा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो बहुत सारे बावर्ची एक देख को कैसे तैयार करेंगे? कोई मिर्च डाल रहा है, कोई नमक डाल रहा है, नहीं होगा। इसके लिए फिर लोग इसी तरह रुलते रहेंगे। और जैसे कहा कि एक मेला लगा हुआ है और उसमें एक चौकीदार बैठा हुआ है बड़ी मूछों वाला, तो जो आदमी पूछ कर अंदर जा रहा है उसको तो रोक रहे हैं और जो वैसे ही चला जा रहा है उसको कोई रोक नहीं रहा। तो जिसने नहीं पूछ के जो कुछ करना है वो कर ले और जिसने पूछ के भी किया तो उसी की पकड़ होनी है। तो ये मजाक उड़ेगा फिर कानून का, आईन और कानून की अमलदारी का। और इसमें सूबाई हुकूमत का जितना हमने जिक्र किया दोनों ने कि वो तो बज़ाहिर बड़ी जिम्मेदार नजर आ रही है क्योंकि वाटर बोर्ड उसके पास है 13 सालों से। उसने ऐसा कानून बनाया बल्दियाती के पानी और सीवरेज भी ले लिया, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग उसके पास, मास्टर प्लान उसके पास, बिल्डिंग कंट्रोल उसके पास, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाना सब उसके पास। तो बड़ी जिम्मेदारी बजाय इस वक्त उसकी नजर आ रही है कि सारे इदारे उसके अंडर में हैं, मगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जा रही। और उसके पास भी आसानी है क्योंकि 70% अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कचरा उठाना है तो 30% केएमसी और डीएमसी को उठाना है। तो इसमें फायदा किसका हुआ? लूट मार करने वालों का, कब्जा गिर, करप्ट अनासिर का। क्योंकि जो लोग हर पार्टी के अच्छे, मोतबर, काबिल कबूल लोग हैं वो बेचारे पीछे रह गए और हर पार्टी के उन लोगों के मजे आ गए कि जो इस बंदर बाट में के भाई बुरा हम करेंगे, माल हम बनाएंगे, इल्जाम पीपल्स पार्टी पे डाल देंगे और पीपल्स पार्टी माल बनाएगी और वो डाल देगी एमक्यूएम पर, उसके मेयर पर। और हो ये रहा, दोनों के ऐसे अनासिर, यानी इन सारी पार्टियों के ऐसे अनासिर को फायदा हो रहा है। हसन बख्शी साहब, सिर्फ इल्जामात ही रह गया। सिंध हुकूमत कहेगी कि पीटीआई का काम है, पीटीआई कहती है सिंध हुकूमत का काम है, सिंध हुकूमत कहती है एमक्यूएम की जिम्मेदारी थी। कहाँ है इसकी सिफर? हम देख रहे हैं कि जो 13 साल की कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की, अगर मैं गलत ना हूं
तो सिफर ही नजर आती है ना फिर। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो शहर 70% 65% इस हालत में भी रेवेन्यू देता है, वो 120% दे सकता है अगर इसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाए। चाहे वो मैं कहता हूँ इस शहर को ज़रा पॉलिटिक्स से हटा के सिंगापुर देखिए ना, दुबई देखिए ना, यहाँ सिर्फ कारोबारी लोगों को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और इंतज़ामिया अपना काम करते रहे। हम कहाँ फंस गए? पहले 30 साल हम फंसे रहे एमकेएम और पीपल्स पार्टी में, अब हम पीटीआई और उसमें हैं। लोग तो इस वक्त इतने परेशान हैं, इतने डिसग्रंटल्ड हैं, यकीन माने मैं हमारे अपने मेंबर 40 से 50 मेंबर इस्लामाबाद जा चुके हैं। अच्छा, 50 मेंबर यानी अगर 2 अरब रुपए भी एक आदमी ले जाता है तो आप हिसाब तो लगाइए कितने पैसे चले गए। लाहौर जा रहे हैं, हम खुद जाने की सोचें क्योंकि हम यहाँ देखते हैं यहाँ तो कुछ हिसाब ही नहीं है और कोई सीधा होने को तैयार भी नहीं है। मैं समझता हूँ अगर चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने अपने इस टेन्योर में कोई बड़ा काम करना ही है तो फैसला कर ले इसको कराची कैसे चलेगा। ये 184(3) में इसको ले लेना, पब्लिक इंटरेस्ट 3 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट है। चल हाँ, इसको ले ले। हम सब कराची वाले उनका साथ देने को तैयार हैं, अपना कारोबार बंद करने को तैयार हैं, एक बार सीधा कर दें। ये तो हम रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। मैं समझता हूं कि कराची इस वक्त आप एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। जिसको देखो परेशान, जिस महकमे में देखो पैसे, और पैसे भी अनशंट। अगर हमने इसको नहीं एड्रेस किया, और मैं इन तमाम इदारों को भी एड्रेस कर रहा हूं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर वो बाहर बैठ के तमाशा ही बने रहे तो देखिए बहुत देर हो जाएगी, मईशत में भी असर पड़ेगा, चीजें फट पड़ेंगी, लोग सड़क पे निकल आएंगे। लोगों के हर काम, आप पानी का कनेक्शन लेने जाएं तो लाखों रुपए मांगता है, गैस का कनेक्शन लेने जाए तो नहीं, रोड कटिंग लेने जाए तो लाखों रुपए मांगता है। सब सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है और कोई करोड़ों पैसे चल रहे हैं कराची में, इदारों में चल रहे हैं। और इस कराची से मतलब पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद हो रहा है और बहुत से मतलब पॉलिटिकल लोग मुस्तफीद हो रहे हैं अंडर द टेबल, और यहाँ का कोई लावारिस है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो यही क्या है कि लावारिस है। यकीन माने, मैं एक जुमला, यतीम को फिर भी यतीम खाने वाले पूछ लेते हैं, कराची को आज कोई पूछने वाला। अब यकीनन आपने सारी चीजें, अब माशाल्लाह से एक मशहूर बिजनेसमैन है, बिल्डर है, पैसे चल रहे हैं, इदारे ले रहे हैं, उनका हिसाब कौन लेगा? सिंध हुकूमत कहाँ सोई हुई है? पैसे चल रहे, इदारे ले रहे, लोग दे भी रहे, दोनों है ना, सब चीजें हो रही है, एक तरफ तो नहीं है ना। मगर हुकूमत हम बात करें ना कि पैसे ले भी रहे और दे भी रहे जी। हमें कहा जाता है कि पैसे लेने वाला और देने वाला रिश्वत दोनों गलत है, दोनों जन्म में। तो यहाँ दोनों गलत होते, लेकिन यहाँ मजबूरी क्या है कि अगर आप नहीं देते तो आपका सालों में भी काम नहीं होगा। यहाँ नहीं दे क्योंकि सिस्टम नहीं है ना। आपका कोशिश की गई है कराची की हद तक, तो मैं बोलूँगा कि कुछ कोशिश की गई, पोर्टल सिस्टम लाया गया कि मैन टू मैन कॉन्टेस्ट ना हो और डायरेक्ट थ्रू प्रॉपर चैनल पे काम हो। कोशिश की गई है, ऐसा नहीं कहेगा कि कोशिश ही नहीं की गई है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसी तरीके से करप्शन ने, आप चाहे बोले सिर्फ हमारे काम में नहीं बोले, हम बोलेंगे कि सिर्फ बिल्डर लाइन में करप्शन है। आप बात करें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं तो कस्टम में भी यही हाल है, सब जगह आप कस्टम में भी यही हाल है। आप यहाँ हमारी लाइन में बात करें तो हमारी लाइन में भी ये हाल है, पुलिस में भी यही हाल है। इसी तरीके से आप लोगों के जो मीडिया पर्सन है, तो आपके यहाँ से भी जो है ना, आपके यहाँ से भी जो है ना मुख्तलिफ साफी हजरात निकलते और वो लोगों से ही लेते हैं पैसे। तो छुपी हुई तो बात नहीं है ना। इसी तरीके से हमारे साथ में बैठे हुए फारूक भाई हमारे दोस्त है, तो इनकी पॉलिटिशियन में भी यही है, वो भी किसी को नहीं छोड़ते सर। वो सबसे ज्यादा करप्ट तो वही लोग। तो यहाँ तो सारा आप समझे ना कि आप होल सर्कल खराब है ना, सिर्फ कराची का नहीं है, मैं तो पूरा पाकिस्तान का ही मसला है ना। ये तो करप्शन में आप किसका, सिर्फ कराची का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। एक बात रह गई, टॉपिक से आप हट गए तो करप्शन पे चले गए। तो एक बात ये है कि रेगुलाइज के ऊपर हम बात कर रहे थे कि अगर कुछ चीज़ गलत हो गई तो उसको रेगुलाइज कर दिया जाए, कर देना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बख्शी भाई इसी तरह उसको करेक्ट करेंगे, कोई एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर है उसके ऊपर, रेगुलाइज के ऊपर। ये बख्शी भाई सही बताएंगे क्योंकि मेरी मेमोरी जहाँ तक काम करती है कि एक स्टे ऑर्डर है 2002 से
तो इसकी वजह से वो रेगुलाइज पॉलिसी बंद पड़ी हुई है। बंद पड़ी है। देखिए मैं इसका जवाब दे दूं, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर असेंबली को रोकता नहीं अपना काम करने, और असेंबली का काम है कानून बनाना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जिस स्टे ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यकीनन एक हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर है। पहले के किसी वक्त एक 20% कानून था और रेगुलराइजेशन की पॉलिसी आई थी, वो चैलेंज हो गया था, बट दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द सिंध असेंबली टू मेक अ लॉ which is in the interest of the people and which is in the constitution, जो अलाउ है। इस तरह तो फिर सारी असेंबलियां बंद कर देनी चाहिए ना मेरे ख्याल में। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा और हमें सच बोलना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा अब सच बोलने की जरूरत है। जी जी, अगर वरना पानी सर से ऊपर हो जाएगा, हो गया सर, आंखों तक तो आ गया है। अब आखिरी दिन है कि अगर अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए एक मैं आपको जुमला ऐड कर दूं इसी बात के ऊपर, स्टे ऑर्डर के ऊपर। कराची हो, हैदराबाद हो या पूरा पाकिस्तानी हो, ये कोर्ट के अंदर आपके एक्स पार्ट स्टे हो जाता है किसी भी केस के ऊपर। हमारे बिल्डिंगों के ऊपर लग जाता है, जैसे ये रेगुलाइज के ऊपर लगा हुआ है स्टे, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे स्टे लग जाता है। एक मरतबा स्टे लगता है, 20-20 साल तक फैसले नहीं होते। ये जिस स्टे ऑर्डर की रेगुलाइज की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2002 में स्टे लगा है। आज हम बैठे हुए 2021 में, ठीक है ना, 21 में हम बैठे हुए हैं। तो आज तक उसका डिसाइड क्यों नहीं कर रहा? आपने स्टे देके रख दिया है। डिसाइड करे कि भाई रेगुलाइज करना है या नहीं करना है, डिसाइड करे ना वन टाइम। तो आप 20-20 साल तक स्टे लेके बैठे हुए, मगर स्टे का कोई हल नहीं। इसी स्टे ऑर्डर की वजह से जितने स्टे पास्ट में जिस तरीके से दिए गए, उस वजह से कराची के आधे से ज्यादा मसाइल जन्म लेते। आप ये समझे कि कोई इलीगल काम कर रहा है, वो जाके स्टे लेके आता है, तो वो इलीगल करता रहता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा कोई जायज होता है वो लेके आता है, लेकिन आप जहां भी स्टे देते हैं, स्टे का मतलब होता है कि आपने शॉर्ट टाइम एक ऑर्डर दिया है, उसको आप लोग फौरी तौर पे डिसाइड करें। ठीक है। अच्छा एक लास्ट कमेंट, टाइम कम है, एक फारूक भाई से मुझे सवाल करना है। जी जी बिल्कुल कीजिए। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि कच्ची आबादी की मिनिस्ट्री क्यों है, ये सवाल है मेरा। आपसे सवाल क्या गया? देखें, जब हम सियासत में उतने पैदा भी नहीं हुए थे, 1985 में वफाकी मतलब हुकूमत ने और कौमी असेंबली और सेनेट ने यह कानून पास किया था कच्ची आबादी का। और 1985 में वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने ये कहा था कि अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए आम लोगों को कि भाई जो जिस जगह बैठा हुआ है, अगर वो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसको कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दें और उसको कम रेट पे लीज दे दी जाए। तो फिर वो मोहम्मद खान जुनीजो को तो फायदा नहीं हुआ उसका, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस कानून को लेकर जिस तरह कच्ची आबादियां एनक्रोचमेंट करा के कच्ची आबादी डिक्लेयर की, कच्ची आबादियों का इजाफा भी हो रहा है, स्कीमें भी बनाई, तो वहां तो अभी कोई जा ही नहीं रहा है। तो ये जो इनके सवाल का जवाब है उसमें मैं और आप ज्यादा तमाशाई हैं, और ये हमारे ऊपर तो हमें ये चीजें विरसे में मिली। आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला है नस्ला टावर का और जो दीगर फैसले हैं उस पर नजरसानी की अपील की गई है, आवाम भी कर रही है, और कराची की आवाम, बिल्डर्स, बिजनेसमैन सब परेशान है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।